नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण स्वीकृति प्रोग्राम, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया है इस कार्यक्रम को, और सीएम धामी ने लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटे हैं। सीएम धामी ने लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटे हैं। 16,472 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए हैं। हर लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिले, ये प्रतिबद्धता सरकार की सीएम ने जताई है कि हर लाभार्थी इसका लाभ उठा पाए। ये सरकार की प्रतिबद्धता है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण स्वीकृति योजना के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही जो लाभार्थी हैं उनको स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर पूरी अपडेट चाहेंगे इस खबर को लेकर। कैलाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पूरी अपडेट चाहेंगे इस खबर को लेकर। हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 16,472 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए हैं और हर लाभार्थी को इसका लाभ मिले, ये सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण स्वीकृति योजना के तहत 16,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिया गया है। स्वीकृति प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। 16,472 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। हर लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिले, ये सरकार की कोशिश रहेगी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण स्वीकृति प्रोग्राम के तहत यहाँ पर लोगों को आवास दिए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता कैलाश जोशी का। कैलाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, यहाँ पे इस खबर को लेकर अपडेट जानना चाहेंगे। प्रीति, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण का फेज है, उसका जो है आज स्वीकृति प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है और मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को जो है आज स्वीकृति पत्र यहाँ पर जारी करे हैं। जी, और यहाँ पर जो लोग इसके लाभार्थी हैं, जिनको ये दिए गए हैं प्रमाण पत्र, वो कितने ज्यादा यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं कि अब उनको अपना आवास मिल गया है? जी क्योंकि आपको बता दूं कि लगभग 16,472 जो लाभार्थी है, उनको आज पूरे उत्तराखंड में जो है स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को अपना आतियाना मिल सके। इस पर मुख्यमंत्री ने आज देहरादून के मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है एक प्रोग्राम का उद्घाटन किया। जी शुक्रिया कैलाश जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 16,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए हैं और अब उनको अपना खुद का आवास मिलेगा। और साथ ही साथ सरकार की ये कोशिश है कि सभी को इस योजना का लाभ मिले। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और 10वीं 12वीं का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। 93% 10वीं का रिजल्ट रहा है, जबकि 12वीं में 99.56% बच्चे पास हुए हैं। तो दोनों ही बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र दोबारा एग्जाम दे पाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, 93% बच्चे 10वीं में पास हुए हैं। 93% रिजल्ट 10वीं का रहा है, जबकि 12वीं में 99.56% बच्चे पास हुए हैं। और जो बच्चे इस नतीजे से खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, वो दोबारा से एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि अगर बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तो उनको दोबारा से एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। क्योंकि अभी बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया और सीबीएसई की तर्ज पर जो फॉर्मूला तय किया गया था, उसी के आधार पर इन रिजल्ट को जारी किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है बोर्ड कक्षाओं का, ऐसे में क्या कुछ रहा रिजल्ट वो जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ क्या ऐसे बच्चे भी हैं जो कि संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं?
देखिए प्रीति, आपको बता दें कि आज जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में जो है 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट था उसको आउट कर दिया गया है और काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। 12वीं में 99% से ज्यादा अच्छे मार्क्स के साथ जो है छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो कोविड काल के दौरान जो विद्यालयों को उसको नहीं खोलने की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसमें सरकार ने अपनी ओर से एक बच्चों के लिए एक जो है दूसरा विकल्प दिया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा अगर कोई छात्र एग्जाम देना चाहता है, नंबरों पे खुश नहीं है, तो वो एग्जाम दे सकता है। जी, और इन परिणामों में कौन आगे रहा है, लड़के या लड़कियां? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में फिर इस बार जो है देखने को मिला है कि जो छात्राएं हैं, छात्राओं ने यहाँ पर बाजी मारी है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर इस बार छात्राओं ने बाजी मारी, हालांकि पेपर नहीं हुए हैं बच्चों के और जो फॉर्मूला तय किया गया था उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया है और 93% यहाँ पर 10वीं का रिजल्ट रहा है, जबकि 12वीं का रिजल्ट 99% रहा है। तो 100% यहाँ पर कह सकते हैं कि 12वीं का रिजल्ट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोरोना के चलते हरिद्वार में कांवड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी है। उसके बावजूद कांवड़ यात्री पुलिस को चकमा देकर हरिद्वार जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। तो वहीं पुलिस ने 21 कांवड़ियों को हिरासत में लिया है। सभी कांवड़िए पंजाब, हरियाणा यहाँ से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमाओं पर जो है पहले से ही चौकसी और ज़्यादा बढ़ाई हुई है ताकि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार ना पहुँच सके। ज़्यादातर लोग इसमें पंजाब के रहने वाले हैं जो हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे, जिनको पकड़ा गया है। को भी जानकारी है कि शासन द्वारा यहाँ पे कांवड़ मेला पूर्ण रूप से स्थगित किया गया है। इसके बारे में सब डीजीपी साहब द्वारा, हमारे एसएसपी द्वारा सब पहले ही जो है इनको ब्रीफ कर दिया गया है। टोटल सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सभी माध्यमों से, रेडियो प्रसारण के माध्यम से सबको सूचित किया गया कि हरिद्वार में कांवड़ मेले के आना बिल्कुल प्रतिबंधित है। उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को वापस कर रहे हैं जिनके पास RT-PCR नहीं है, जिनके पास सिटी पोस्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। आज जो गाड़ी पकड़ी है पंजाब फिरोजपुर से आई है, इसमें 21 लोग हैं जो प्रॉपर यहाँ से नाका हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और लास्ट नाका उत्तराखंड का पार करके आए। हमने इनको रोका, समझाया, उसके बाद इन्होंने नाका पार किया। हमने इनको टोल प्लाजा जो करौंदी में यहाँ पे इनको पकड़ा है, इनके थाने लाए, इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण मचने वाली तबाही से प्रशासन भी अलर्ट है, जिसे देखते हुए एसडीआरएफ ने रैणी गांव में एक बार फिर से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया है। बता दें कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है मानसून काल के दौरान पहले ही चेतावनी देगा। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये पहले ही वार्निंग दे देगा और नदी नालों में बढ़ने वाले जल स्तर के बारे में लोगों को अलर्ट करता है। पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने की सूचना जारी करता है। इस स्थिति में नदी के आसपास के इलाकों को 5 से 7 मिनट में तुरंत खाली कराया जा सकता है। तो एसडीआरएफ की टीम अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर स्थापित करने जा रही है, जिस पर आगे चलकर बहुत ज़्यादा सहायता इसकी वजह से होने वाली है, क्योंकि 5-7 मिनट पहले ही इसकी तरफ से वार्निंग दे दी जाएगी कि जल स्तर बढ़ रहा है या बारिश तेज़ होने वाली है, जिसके तहत जो है आसपास के जो इलाके हैं उनको तुरंत खाली कराया जा सकता है। और स्कूल खुलने को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश में स्कूल जल्द ही खुल सकते हैं। 2 अगस्त से स्कूल खुलने की जानकारी मिल रही है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जा सकता है। 16 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। शुक्रवार देर शाम स्कूल खोलने को लेकर SOP जारी की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहले 2 अगस्त से स्कूल खुलने थे 6ठी से 12वीं तक के स्कूल, लेकिन अब 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। उसके बाद 16 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। शुक्रवार देर शाम स्कूल खोलने को लेकर SOP जारी कर दी गई है, जिसके तहत
बच्चों को मास्क लगाना होगा। शिक्षक जो कर्मचारी पहुंचेंगे, शिक्षक पहुंचेंगे, उनका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में तमाम व्यवस्थाएं करनी होंगी कोरोना से बचाव के लिए। सैनिटाइजेशन क्लासरूम को करना होगा, सैनिटाइज करना होगा बार बार, और साथ ही साथ बच्चों की एंट्री पर भी बच्चों को सैनिटाइज करना होगा। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। तो ऐसे में कम संख्या में बच्चों को शिफ्ट वाइज बुलाया जाएगा 2-2, 3-3 घंटे के लिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है स्कूल खोलने को लेकर? जो एसओपी जारी की गई है उसके तहत क्या कुछ कहा गया है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार का जो शिक्षा महकमा है, उसने विद्यालयों को खोलने का निर्णय ले लिया है। लेकिन इस निर्णय के बाद कुछ संशोधन इसमें सरकार ने कल देर रात किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो स्कूल है वो 2 पाली में खुलेंगे, और क्या कहते हैं, जो छोटे बच्चों के विद्यालय हैं, जो 1 से लेकर 5वीं तक के जो स्कूल हैं, वो अभी फिलहाल सरकार खोलने नहीं जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कैसे होगा स्कूलों का संचालन वो बता देते हैं। छात्रों की बड़ी संख्या वाले स्कूलों में 2 शिफ्टों में क्लासेस को लगाया जाएगा। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत कक्षाएं चलेंगी। छात्रों को हाजिरी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कोई बाध्यता नहीं होगी। अगर कोई नहीं आना चाहता है तो घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेना बहुत जरूरी होगा। स्कूल खोलने के दौरान सभी को मास्क पहनना होगा। कोरोना के जो नियम है उनका पालन करना होगा। हर दिन स्कूली वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा जिसमें बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। स्कूलों में मिड डे मील नहीं दिया जाएगा फिलहाल। छात्रों की बड़ी संख्या वाले जो स्कूल हैं उनको शिफ्ट वाइज लगाया जाएगा। 2 शिफ्टों में क्लासेस लगेंगी और 3-3 घंटे के लिए इन क्लासेस को लगाया जाएगा। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत कक्षाओं को लगाया जाएगा और इसमें अटेंडेंस कोई कंपलसरी नहीं होगी, कोई बाध्य नहीं होगा कि 100% अपनी वो अटेंडेंस दे। अगर कोई नहीं आना चाहता है स्कूल तो वो घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है और स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीमांत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है। भूस्खलन और सुरक्षा दीवार के ढहने के कारण 21 से ज़्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। हालांकि अभी इनको खोलने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर प्रशासन इसमें लगा हुआ है, मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। कुछ रास्तों पर अब लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं प्रशासन की ओर से बाकी बचे रास्तों को भी खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद भी प्रदेश के बॉर्डर से साधु संत और कांवड़िए घुसने का प्रयास कर रहे हैं। लक्सर के बालावाली बॉर्डर पर सुबह से ही हरिद्वार जाने के लिए उत्तर प्रदेश के साधु संत बॉर्डर के रास्ते आने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं इसे देखते हुए बालावाली बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट न होने पर सभी साधु संतों और कांवड़ियों को वापस भेज दिया। इस दौरान साधु संतों के साथ पुलिस की हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। तो चप्पे चप्पे पर हालांकि बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती है और हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। हालांकि कांवड़ यात्रा इस बार स्थगित है, लेकिन इसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि कुछ साधु संत जो है हरिद्वार जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास नहीं होने की वजह से उनको वहाँ से बैरंग वापस भेज दिया गया है। और हालांकि यहाँ पर कुछ बहसबाजी भी हुई है पुलिस और साधु संतों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी कांवड़ियों को वापस भेज दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाया है। बीते दिन राजकीय जिला मेला चिकित्सालय हरिद्वार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने RT-PCR लैब का लोकार्पण किया। ये लैब SDRF फंड से लगभग 4.40 करोड़ की लागत से तैयार हुई है और इस दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि अब यहाँ पर लोगों को और सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्योंकि जो स्पेशली कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उनमें और ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, उनको तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कि तीसरी लहर से पहले हमको हर जिले में RT-PCR लैबों की स्थापना करनी है और उसी क्रम में सबसे पहले हमने अभी हरिद्वार जिले में आज इसका विधिवत उद्घाटन किया है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। हम लोग अपने प्रदेश में 600 स्वास्थ्य मेले लगाने जा रहे हैं। दवाइयों की भी कमी नहीं है, बेड्स की भी कोई कमी नहीं है और सरकार की ओर से लगभग 7,000 लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी स्वास्थ्य विभाग में। आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह बैठकें कर रहे हैं, चुनावों में जीत की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं और इसी कड़ी में त्यूनी मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ITI भवन में बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य प्रवक्ता के रूप में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बारीकी से बीजेपी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव में बीजेपी चक्राता विधानसभा और प्रदेश में एक बार फिर से जीत का परचम लहराएगी। स्थिति के कारण पूरे हमारे जो मंडल कार्य समिति की बैठक की गई, उस मंडल कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्रों के संयोजक शक्ति केंद्रों में जाकर के हमारे जो मंडल की टीम है या हमारे जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ जा कर के हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उन योजनाओं के बारे में स्तर पर बताएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे देश में और पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही है उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे और 2022 में चक्रोता विधानसभा में इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। जिला कार्यालय सभागार में जिला अधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिला चयन समिति की बैठक हुई। योजना के तहत मिले आवेदनों को समिति के सामने रखते हुए आवेदनकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू उनका लिया गया और वहीं जिले के दूरस्थ यानी कि दूर से आने वाले विकास खंडों से जो आवेदक थे उनके ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पर लिए गए हैं। और वहीं इस दौरान जिला अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से वैसे लोगों को जोड़ा जा रहा है जिनका कोरोना के दौरान रोजगार छिन गया। तो सीएम स्वरोजगार योजना से लोगों को जोड़ा जा रहा है, खासतौर पर उन लोगों को जिनका कोरोना के दौरान रोजगार छिन गया है, ताकि दोबारा से उनको रोजगार दिया जा सके। इसलिए यहाँ पर इस योजना से उन लोगों के इंटरव्यू लिए गए। हालांकि जो पास के लोग थे उनके ऑफलाइन इंटरव्यू यहाँ पर लिए गए हैं और जो दूर से आवेदन आए थे उनके ऑनलाइन इंटरव्यू लिए जा रहे हैं।
गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में छात्रों के विकास के लिए गुणवत्ता योग्यता वृद्धि विषयक विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र जिनेवा के रचनात्मक गुणवत्ता रणजीत वर्चुअल जुड़े और इस दौरान उन्होंने बताया कि क्यों और कैसे छात्रों को अपने व्यक्तित्व और अपने कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रतन टाटा के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति मानवीय नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को अंजाम देता है, वो सफलता की ऊंचाइयों पर एक न एक दिन जरूर पहुंचता है। NAP देहरादून जो फार्मा से और औषधियों से संबंधित जो एक संस्था है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उसके साथ गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय का एक MOU साइन हुआ है, जिसमें दोनों संस्थाएं औषधि पादप और जड़ी बूटियों से संबंधित शोध करेंगे और दोनों संस्थाओं के अधिकारी तथा रिसर्च स्कॉलर्स एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी में दरअसल एक विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कैसे सफलता हासिल करनी है उसको लेकर विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो इसके लिए नैतिक सिद्धांत तो बहुत ज़रूरी, उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसमें नैतिक सिद्धांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके जीवन के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक राजधानी के अनुविभाग केंद्र पर बैठक जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। प्रदेश सह प्रभारी भारती बेन शियाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है राजधानी जयपुर के अंदर। ये बैठक अणु विभाग केंद्र के अंदर हो रही है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश सह प्रभारी भारती बेन शियाल भी इस बैठक में शामिल हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बीजेपी की इस वक्त राजधानी जयपुर में चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सतीश पूनिया वो कर रही हैं। इसके अलावा प्रदेश सह प्रभारी भी इसमें शामिल हैं, जो कि भारती बेन शियाल हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। वो भी इस बैठक में इस वक्त जुड़ी हुई हैं और पार्टी से जुड़े कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।